चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और आप सभी लोग जुड़ जाइए। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग डेली बेसिस पर रात में शुरू हुआ है ये आपका टेस्ट का डिस्कशन, जिसमें 40 क्वेश्चन टेस्ट का डिस्कशन हम लोग करेंगे अभी साइंस का। आप सभी लोग जुड़ जाइए और बेहतरीन जो भी क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग करेंगे। आज आपको हम सेट नंबर 2 का बता रहे हैं कि आज हमारा सेट दूसरा सेट हमारा होगा। कल हम पहला सेट किए थे, आज ये दूसरा सेट आपका डिस्कस हो रहा है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका सेट 2 का है वो क्या दे रखा है आप देखेंगे, यहाँ पर सेट 2 का है। और सेट 2 में जो पहला क्वेश्चन आपका है, कहता है कि दूध के बारे में बोला गया है। तो दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है? तो हम लोग तो समझते ही मेरे भाई पायस का एग्जाम्पल्स है, तो हम लोग आंसर करेंगे पायस। क्योंकि अगर हम लोग मिल्क की अगर हम बात करते हैं, या फिर अगर हम ब्लड की बात करते हैं, तो मिल्क हो गया, ब्लड हो गया। या फिर अगर हम आइसक्रीम की अगर बात करते हैं, जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं, आइसक्रीम की अगर बात कर लेते हैं, तो ये सब के सब हमारे क्या है? तो क्योंकि ये सब के सब हमारे पायस होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग यहाँ पर पायस कहते हैं। तो ये हमारा क्या कहेंगे? यहाँ पर पायस कहलाता है। और इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है? मैंने आपको बोला था कि हमारे शरीर में एनर्जी का जो स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारा संचित होता है। लेकिन ग्लाइकोजन के रूप में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कहां पर होता है? तो लीवर में होता है, मैंने आपको बोला था। तो मेरे भाई लीवर तो कहीं दे नहीं रखा है, इसलिए हम उपयुक्त में से कोई नहीं मारेंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में भोजन का जो संग्रह होता है, सॉरी हमारे शरीर की अगर हम बात करते हैं, हमारे शरीर की अगर हम बात करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में एनर्जी का जो स्टोरेज होता है वो कैसे होता है। एनर्जी का जो स्टोरेज होता है वो कैसे होता है? तो मैंने एक लाइन में आपको बताया था, एनर्जी का स्टोरेज हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ये बात मैंने आपको बताया था, ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ग्लाइकोजन के रूप में होगा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि 95% हमारा कहाँ पे होता है? तो हमारे यकृत में होता है, लीवर में होता है। न 95% हमारा यकृत में होगा, और 5% हमारा कहाँ पर होता है? तो हमारी मांसपेशी जो है वहां पर हमारा 5% होता है। अब फिर से 95% हमारा जो होगा वो कहां पर होगा? तो 95% हमारे यकृत में होगा, लीवर में होता है। तो आप यहां पर सीधा कहेंगे ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर मेरा ओएमआर पर रोल नंबर नहीं सो रहा है। सर थ्योरी का बैच कौन सा अभी परचेज करना सही होगा 6 to 9 के लिए? थ्योरी के लिए अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा अगर आपको लगता है इंजेक्शन बैच आप ले लीजिए, इंजेक्शन बैच ले लीजिए। इसमें आप 6 to 8 9 10 दोनों आपका है। इंजेक्शन बैच सर्च कीजिएगा, अपने आप आ जाएगा वो। आप 6 to 8 9 10 वाला आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और याद रखिएगा इसमें जो हमारा हार्ट होता है ये ब्लड की पंपिंग करता है। हार्ट का जो मेन काम होता है ये क्या करता है? कहेंगे हमारे शरीर में ब्लड को अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर भेजने का काम करता है, ब्लड को पंप करता है, तो वो कौन करता है? तो कहेंगे हार्ट करता है। अगर हम लंग्स की बात करते हैं, फेफड़ा की करते हैं बात, इसी में क्या होता है कि मेरे भाई गैस एक्सचेंज होता है। तो गैस का जो आदान प्रदान हमारा होता है वो कहां पर होता है? कहेंगे गैस अगर आदान प्रदान अगर हमारा होता है, आप ऐसे समझिए, आप ये नहीं कह करके फेफड़ा में आप ये कहिए कि ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में परिवर्तित कर देता है। ये अशुद्ध रक्त को क्या करता है? तो ये शुद्ध रक्त में परिवर्तित कर देता है। शुद्ध रक्त में ये क्या करता है? शुद्ध रक्त में परिवर्तित अगर कोई करता है तो हमारा कौन करेगा? तो सीधा सीधा हम कहेंगे यहां पर लंग्स करता है। और अशुद्ध रक्त मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और शुद्ध रक्त मतलब हमारा ऑक्सीजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। कहने का मतलब मेरे भाई यहां पर हमारा गैस एक्सचेंज भी होता है। अच्छा, लीवर आपका दे रखा है, वहां पर वृक नहीं, इंग्लिश टर्म आपका गलत लिखा हुआ है। वृक तो हमारा किडनी को हम लोग कहते हैं, यहां पर मेरे भाई इंग्लिश टर्म में आपका लीवर लिख दिया। ये आपका बाइलिंगुअल करने के दौरान ऐसा होता है। वृक तो मेरे भाई यहाँ पर किडनी को कहते हैं ना, ये तो हमारा किडनी होता है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर ये मत कर देना, ये इंग्लिश में आपका गलती लिखा हुआ है, बाइलिंगुअल करने के दौरान होता है। एक्चुअली में ऑप्शन आपका वृक होना चाहिए। और किडनी में हम लोग जानते हैं कि ब्लड और यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड की बात करते हैं या फिर अगर हम यूरिन की बात करते हैं, इसका फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा? तो कहेंगे इसका जो फिल्ट्रेशन हमारा होता है वो कहां पर होगा? तो कहेंगे यहाँ पर इसका फिल्ट्रेशन हमारा यहीं पर हमारा होता है। इस तरीके से आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। कुलदीप तिवारी, इंजेक्शन बैच
उसमें 6 to 8 9 10 सब हो जाएगा, बिल्कुल कुलदीप जी, उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। सर जी टैबलेट बैच भी लॉन्च कर दीजिए, रजनी निषाद कर रहे हैं, टैबलेट बैच भी आपको आएगा, कैप्सूल बैच आएगा। टैबलेट ने कैप्सूल बैच आएगा। इंजेक्शन बैच जो हमारा दिया गया है वो इंजेक्शन बैच आप समझ लीजिए कि वो एक ही डोज काफी है, यानी उसमें सब कुछ करा देंगे, पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा इंजेक्शन बैच में। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है मेरे भाई यहाँ पर सभी डिजीज के नाम दे रखे हैं, रोग के नाम दे रखे हैं, और जीवाणु से होने वाला डिजीज की बात करते हैं। इसका मतलब इसमें जितने भी डिजीज आप देख रहे हैं ये सभी के सभी क्या किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो ये सभी के सभी बैक्टीरियल डिजीज हैं, जीवाणु के नाम है, और यहाँ पर क्या तो रोग के नाम आपको दे रखे हैं। मेरे भाई हैजा जो बैक्टीरियल डिजीज होता है ये विब्रियो क्वालिडी बैक्टीरिया से होता है, यानी कि एक आपका 3 मैच करेगा। अगर ए का 3 मैच कर गया तो एक ही ऑप्शन में हमारा ए का 3 दिख रहा है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो ये सब आंसर हमारा नहीं होगा। एक लाइन में आप आंसर कर सकते थे, फिर भी आप जान लीजिए नाम से ही पता चलता है। देखिए यहां पर टिटेनस की बात करते टिटेनी बोलते हैं, तो टेटनस अगर होता है तो कहेंगे टिटेनी, और क्लोस्ट्रिडियम जो टिटेनी होता है उससे टेटनस होता है, तो डी का हमारा 1 मैच कर जाएगा। मैचिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। और ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है, ये ट्यूबरक्लोसिस जो हमारा बीमारी होता है, टीबी जिसको कहते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होता है, इसलिए कहेंगे ट्यूबरक्लोसिस, उसमें लिख भी दिया है। इसलिए बी का तो हमारा 4 मैच करेगा, तो बचा कौन सा, तो कहेंगे सी का 2 बच गया। तो निमोनिया किसके कारण होगा, तो मेरे भाई याद रखना है डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया से हमारा क्या होता है, निमोनिया होता है। आगे चलते हैं, वायु का तापमान। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्षिक आर्द्रता, जो सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव, अगर हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा आर्द्रता की हम बात करते हैं, जो कि हमारा सापेक्षिक आर्द्रता है, इनके रिलेशंस को आप जानने की कोशिश कीजिए कि जब कभी भी हमारे सामने में सापेक्षिक आर्द्रता की बात आती है, तो ये जो सापेक्षिक आर्द्रता हमारा होता है, ये सापेक्षिक आर्द्रता वित्तोकर्मानुपाती होता है किसका, तो आप याद रखेंगे मेरे भाई हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तापमान का। तापमान जाता होगा तो आर्द्रता कम होगा, तापमान कम होगा तो आर्द्रता हमारा ज्यादा होता है, दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। इसलिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया कि तापमान कम होने पर क्या होगा, कि तापमान जैसे ही हमारा घटेगा, टेम्परेचर जैसे ही हमारा घटेगा, तो जाहिर सी बात है सापेक्षिक आर्द्रता का मान हमारा क्या होगा, कि यहां पर बढ़ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, तापमान घटेगा। ये तापमान जब बढ़ता है ना, तो वो टेम्परेचर क्या करता है, हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है उसकी कमी कर देता है। जब जलवाष्प की कमी होगी तो आर्द्रता का मान घट जाता है। इसलिए तापमान के बढ़ने से हम कहते हैं कि यहां पर आर्द्रता घटता है, और तापमान के घटने से आर्द्रता बढ़ता है। इस तरीके से हम लोगों को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं सर, बुक का सॉल्यूशन धनंजय कुमार जी देखते हैं, बीच बीच में करा देंगे आपका बुक का भी सॉल्यूशन, पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। आगे चलते हैं, टाका की बात करते हैं। टाका हम लोग किसको कहते हैं, तो सोल्डर को कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं मेरे भाई, ये जो सोल्डरिंग हमारा होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये सोल्डरिंग जो था हमारा, ये क्या है, तो कहेंगे हम लोग सीधा कह सकते हैं जो ये हमारा एक वेल्डिंग ज्वाइंट्स होता है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, तो कहेंगे ये हमारा एक वेल्डिंग ज्वाइंट्स होता है, जिससे हम वेल्डिंग करते हैं, सोल्डरिंग के द्वारा हम लोग वेल्डिंग करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग का जो टेम्परेचर हमारा होता है वो बहुत कम होता है। सोल्डरिंग के टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, सोल्डरिंग का जो टेम्परेचर होता है, कितने डिग्री तापमान पर सोल्डरिंग हमारा होता है, तो आपको याद रखना लेस देन 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की हम बात करते हैं। तो टेम्परेचर आप 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर हमारा सोल्डरिंग हो जाता है। लेकिन मामला ये है मेरे भाई कि जो सोल्डर हमारा इसमें इस्तेमाल होता है, जिसको टांका आप कहते हैं, ये जो हमारा सोल्डर धातु हमारा इस्तेमाल होता है, ये सोल्डर धातु यानी कि आप सीधा कह सकते हैं ये सोल्डर हमारा धातु नहीं है, ये सोल्डर हमारा कहते हैं, यहां पर मिश्र धातु की हम बात करते हैं। तो सोल्डर हमारा कहते हैं, यहां पर हम मिश्र धातु की बात करते हैं। और ये जो सोल्डर में धातु होता है, ये हमारा लेड और टीन का कॉम्बिनेशन होता है, लेड और टीन मिला हुआ रहता है सोल्डरिंग करने के लिए। तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे लेड और टीन को मिला करके हमारा सोल्डर बनाया जाता है, और इसी का इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं, तो हम करते हैं यहां पर सोल्डरिंग के पर्पस के लिए। अब इसमें जो टीन मिलाते हैं, चूंकि टीन मिलाते हैं तो उसके गलनांक को कम कर देता है, इसलिए इसमें हम लोग टीन मिला देते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सोल्डरिंग में हम लोग सीधा कहेंगे कि लेड और टीन का जो मिश्रण होता है वही हमारा इस्तेमाल होता है। तो सीधा सीधा आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर रेडियो टीवी वगैरह में देखते होंगे कि रेडियो टीवी में अगर रेडियो टीवी के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसको जोड़ने के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए देखिएगा आप, पतला सा एक धातु होता है उसी का इस्तेमाल कर किया जाता है। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी वाला गर्म चीज को सटाओगे उसमें, तो वो अपने गलने लगता है। तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तापमान पर वो पिघलने लगता है, इस बात को ध्यान रखना।
आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है कि मांसपेशी में दर्द के उपचार का अगर आपको पता लगाना है, या फिर हम कहेंगे मांसपेशी, पता नहीं लगाना, मांसपेशी में दर्द का अगर आपको उपचार करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए इंफ्रारेड रे का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इंफ्रारेड रे का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। आगे चलता, अगर दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, जब भी क्वेश्चंस में आपको ऐसा बोलता है कि प्रतिरोध को कैसे जोड़े हैं, तो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़े हैं, तो याद रखना टोटल प्रतिरोध का जो मान होता है वो सबसे कम प्रतिरोध जो उसमें जोड़ा हुआ रहेगा उससे भी उसका मान कम हो जाता है। तो जब कभी भी आप किसी भी तार को, अगर मान लेते हैं प्रतिरोध को अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो टोटल प्रतिरोध का जो मान होता है वो कुल प्रतिरोध का जो मान होगा वो उसमें जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे कम हो जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध से भी क्या हो जाएगा कि यहां पर हम कम हो जाएगा, यानी टोटल प्रतिरोध का जो मान होगा मेरे भाई उसमें क्या होगा, तो हम जैसे कि मान के चलते हम ऐसा देखते हैं, हमारे पास एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, दूसरा रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि हमारे पास ये है, तीसरा रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि हमारे पास ये है। इस तरह से दो तीन रेजिस्टेंस आप देख लीजिए, और अगर आपको चेक करना है तो आप दो ही रेजिस्टेंस पर चेक करके देख लीजिए। मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये हमारा 3 ओम है, तो 2 ओम 3 ओम है। अब कहेगा कि ये बताइए कि इसको ए कह देते हैं और इसको हम बी कह देते हैं। ए और बी के बीच में अगर देखते हैं तो दोनों समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अगर कहेगा कि बताओ रेजिस्टेंस हमारा ए और बी के बीच में कितना होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाइएगा। दो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, यहां पर R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय क्या यूज करते हैं, R1 प्लस में R2 यूज करते हैं। इसको अगर देखेंगे तो 2 तिहाई हमारा 6 होगा, 2 3 हमारा क्या होगा, तब 5 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारा कितना होगा, 6/5 हमारा निकल करके आ गया। अब मेरे भाई 6/5 जो हमारा ये वैल्यू होगा 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 1.2 निकल करके आ जाएगा। 1.2 कहने का मतलब इतना ओम हो जाएगा। अब आप देखिए कि जब कोई भी प्रतिरोध अगर समानांतर क्रम में जुड़ा होता है तो उसका टोटल प्रतिरोध का जो मान होता है उसमें जो सबसे कम प्रतिरोध होगा उससे भी कम होता है, यानी सबसे कम प्रतिरोध 2 ओम है और टोटल का मान कितना आया, 1.2 आया, यानी उससे भी कम आया है। तो प्रत्येक प्रतिरोध इसमें जो दे रखा है उससे भी टोटल प्रतिरोध का मान कम आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए प्रत्येक प्रतिरोध से क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां पर कम हो जाएगा, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज आपको सीरीज में अगर दे रखा होगा तो सीरीज में क्या होगा, जो सबसे अधिकतम प्रतिरोध होगा उससे भी मान अधिक हो जाता है, क्योंकि टोटल प्रतिरोध का मान वहां पर जुड़ता है। इसलिए आप दोनों ध्यान में रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछता है। और जब कभी भी समानांतर क्रम की बात करते हैं तो वोल्टेज एक समान होता है और करंट का डिवीजन हो जाता है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि किसी प्रिज्म से गुजरने वाले कौन से रंग की हम बात करते हैं, कौन सा रंग हमारा क्या करता है, तो प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। सबसे अधिक मेरे भाई अपरिवर्तित मतलब सबसे अधिक विचलित कौन होता है वो आपसे कह रहा है। तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। ये तो कई बार आप पढ़ चुके हैं, वो बैगनी रंग का होगा। आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो सी। जैसे कि आप यहां पर ग्लास में देखते हैं, ये हमारा एक ग्लास का प्रिज्म है, और जैसे इस पर सूर्य की प्रकाश पड़ती तो ये सीधा नहीं निकल करके इस तरीके से ये मुड़ना शुरू कर देती। तो सबसे ऊपर में लाल कलर देखिएगा, और सबसे नीचे का जो कलर आपको नजर आएगा, ये जो सबसे नीचे में कलर होगा ये हमारा वायलेट होता है। तो सबसे अधिक विचलन किसका हुआ, सबसे अधिक विचलन हमारा किसका हुआ, तो कहेंगे सबसे अधिक विचलन वायलेट कलर का हुआ है, बैगनी का हुआ है। तो सबसे अधिक अपवर्तन भी हमारा उसी का हुआ है, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे कि प्लांट में क्या होता है। कहेंगे अगर हम प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि प्लांट की पत्ती की अगर हम बात करते हैं तो जो प्लांट की पत्तियां होती है इसमें क्या होता है, कहेंगे इसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इसमें क्या होगा, तो सीधा कहेंगे इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, कहेंगे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है तो यही क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। ये प्रकाश का क्या करता है, तो अवशोषण कर लेता है, और प्रकाश का अवशोषण करके क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर फोटोसिंथेसिस करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, फोटोसिंथेसिस करता है, इस तरीके से आपको ध्यान रखेंगे। तो यहीं पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, और इस दौरान में हम कहते हैं कि ऐसा होता है। तो मेनली हम लोग क्लोरोप्लास्ट के साथ जाएंगे, इसी हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में श्वसन की क्रिया होती है, और न्यूक्लियस हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो कोई भी सेल के अंदर का जो पार्ट होता है वो हमारा न्यूक्लियस कहलाता है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि कैथोड रे की किरण की अगर हम बात करते हैं इसमें से कौन सा गुण हमारा नहीं है, तो कैथोड जो ट्यूब हमारा होती है उससे जो निकलता है किरण उसी को कैथोड किरण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई ये अदृश्य किरणें होती है, आपको दिखाई नहीं देगा। ये फोटोग्राफी प्लेट को भी प्रभावित कर देता है, लेकिन इसकी भेदन क्षमता उच्च नहीं होती है, मिनिमम होता है। इसकी भेदन क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है। गामा रे की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसकी भेदन क्षमता मेरे भाई उच्च नहीं होती है, निम्न होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां पर
राइट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, गलत खोजना था आपको। आगे आपको मिलान करना है, तो आप देख लीजिए कि लाइपेज एंजाइम क्या करता है, तो वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करना मेरे भाई यहां पर कहां है, तो वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, इसका मतलब वसा को तोड़ रहा है, इसका मतलब हम यही कहेंगे लाइपेज एंजाइम हमारा ये काम करेगा। तो सी का हमारा 2 मैच कर रहा है, अगर हम सी को 2 मैच करा रहे हैं तो सी का 3 सी का 2 यहां पर सिर्फ दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होने की संभावना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम याद करते हैं मेरे भाई यहां पर कि सुक्रेज भी दे रखा है, माल्टेज भी दे रखा है, तो हम लोग यहां पर अगर और एरिप्सिन भी हमारा दे रखा है, तो एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, एरिप्सिन की अगर हम बात करते हैं तो ये मैंने कल भी आपको बताया था कि एरिप्सिन हमारा क्या करता है, तो ये भी एक एंजाइम है जो क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड्स को क्या करता है, एमिनो एसिड में बदल देता है, यानी कि सीधा 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 आप इसके साथ जाएंगे, ये एरिप्सिन का हमारा काम होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं यहां पर माल्टेज की अगर हम बात करते हैं, माल्टेज क्या करेगा, तो माल्टेज एक एंजाइम होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। इस तरीके से मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे मुंह में क्या होता है कि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं तो हम लोग स्टार्च खाते हैं हमारे मुंह में, और यहां पर एमाइलेज एंजाइम आता है, और ये जो एमाइलेज एंजाइम हमारा होता है ये क्या करता है, इसको तोड़ता है, और तोड़ने के बाद ये किस में परिवर्तित कर देता है स्टार्च को, तो ये माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, ये माल्टोज में परिवर्तित करेगा। फिर माल्टोज को क्या करेगा, तो यहां पर माल्टेज एंजाइम हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखें, ये माल्टेज है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये माल्टेज एंजाइम यहां पर फिर क्या करेगा, कहेंगे ये जो माल्टेज एंजाइम हमारा होगा इसी को तोड़ करके फिर किसमें तोड़ेगा, तो कहेंगे यहां पर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। फिर ग्लूकोज टूटेगा तो हमारा क्या होगा, कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, और वो कहां पे, साइटोप्लाज्म में ये चीज हमारा होता है। तो मेरे भाई यही चीज आपको ध्यान रखना है, और आप सीधा कहेंगे कि माल्टोज को अगर ग्लूकोज में अगर बदलने का काम करता है तो वो माल्टेज एंजाइम होता है। तो बी का किसके साथ जाएंगे, तो यहां पर 1 मैच कर जाएगा। बचा हमारा डी का क्या, कहेंगे डी का 4 हमारा सुक्रेज की बात करते हैं, तो सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदल देता है, सुक्रोज को क्या करेगा, तो फ्रक्टोज में बदल देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सुक्रोज हमारा डाइसैकराइड होता है और फ्रक्टोज हमारा मोनोसैकराइड होता है, तो डाइसैकराइड को तोड़ करके मोनोसैकराइड में बदल देता है, तो हम कहेंगे वो हमारा सुक्रेज होता है। सुक्रोज को हम कहते हैं इस तरीके से हमारा बदल देता है फ्रक्टोज में, तो वो हमारा सुक्रेज एंजाइम हमारा ये काम करता है। ये छोटा छोटा पॉइंट आप नोट करके बना लेते चले जाइएगा, क्योंकि जो जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स के कंसेप्ट आप बनाते चले जाएंगे वो आपके काम का होगा। किसको कौन तोड़ता है ये सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सब पॉइंट्स आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम बाद में कराएंगे, पहले अगले क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं, ये लास्ट में ये क्वेश्चंस हम लोग कर देंगे। पहला को ये क्वेश्चंस हमारा क्या कहता है, कहता है कि फिर से मिलान करना है। इसमें बताइए मेरे भाई, ये तो बहुत आसान चीज है, आप यहां पर एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड के प्रोटीन है, ये सब हमारे ब्लड के प्रोटीन होते हैं। और जो फाइब्रिनोजन की हम बात करते हैं ये क्या करता है, तो कहेंगे रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, रक्त को क्या करता है, थक्का बनाने की जब बात आती है, रक्त को थक्का बनाने में ये क्या करता है, थक्का बनाने में सहायक होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है तो हमारा फाइब्रिनोजन होता है, और एक प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। तो ये जालीनुमा संरचना बना देता है। ये कैसा संरचना बनाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये यहां पर जालीनुमा संरचना बनाता है, और उसी जालीनुमा संरचना से हमारा क्या करते हैं, तुम कहते हैं ब्लड की क्लॉटिंग हमारी हो जाती है, और ब्लड हमारा ब्लीडिंग रुक जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं मेरे भाई, कोगुलेशन ऑफ ब्लड की बात अगर करते हैं, रक्त स्कंदन की अगर बात करते हैं, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहने का मतलब हमारा रक्त का थक्का बनना, इसी को हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। कहने का मतलब है ब्लड कोगुलेशन की हम बात कर रहे हैं, इसी को क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग यहां पर ब्लड कोगुलेशन की बात करते हैं, उसी का हिंदी मीनिंग होता है मेरे भाई रक्त का थक्का बनना। तो आप सीधा कहेंगे कि डी का तो हमारा यहां पर 1 मैच करेगा, और डी का अगर 1 मैच करेगा तो आप देख लीजिए एक ही ऑप्शन में डी का 1 मैच कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो गया। तो आंसर होने की संभावना आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ए आंसर हमारा यहां पर राइट हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे अगर और भी हम लोग यहां पर देखते हैं तो हम लोग यहां पर बता सकते हैं, जैसे कि एल्बुमिन दे रखा है और ग्लोबुलिन दे रहा है। लेकिन एक चीज मेरे भाई आप ध्यान रखना, हमारा जो ब्लड में प्लाज्मा होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या कहेंगे, यहां पर ब्लड के अंदर क्या होगा, कहेंगे यहां पर ब्लड प्लाज्मा होता है। अगर ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है तो इसका रंग कैसा होता है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसके रंग जो होते हैं मेरे भाई हल्के पीले रंग होते हैं। ये कैसा होगा, तो आपको ध्यान रखना, ये हल्के पीले रंग का हमारा होता है। ये चीज आपको ध्यान, हल्के पीले रंग का हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है। और ब्लड में ब्लड प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होगा, तो 55% होता है। और इसी ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ये किस में होता है, तो कहेंगे ये हमारा यहां पर लिक्विड फॉर्म में होता है। और ध्यान रखना कि लिक्विड फॉर्म में 90% हमारा जल होगा, और 10% में अगर हम लोग देखते हैं तो ये 10% में हमारा प्रोटीन वगैरह सब कुछ आ जाता है।
प्रोटीन होगा और मिनरल्स वगैरह हमारा इसी के अंतर्गत हमारा आ जाता है 10% में ही, लेकिन 90% हमारा जल की ही होती है मात्रा, इसलिए हम कहते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में हमारा मौजूद। हम ब्लड प्लाज्मा की बात कर रहे थे, तो ब्लड प्लाज्मा हमारा हल्के पीले रंग का होगा, तो ए का तो हमारा क्या मैच कर गया, तो कहेंगे ए का 3 मैच कर गया। डी का हमारा क्या मैच किया, तो कहेंगे डी का 1 मैच कर गया। तो ए का 3 डी का 1 हमारा यहां पर मैच कर रहा है। और बी के बाद जाएंगे तो एल्बुमिन की बात करते हैं। तो मेरे भाई एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दे रखा है, तो ये जो ग्लोबुलिन हमारा होता है ये ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। हमने आपको पहले भी बताया था, इस चीज को आप ध्यान रखना। हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड प्रोटीन होते हैं, तो ये ब्लड प्रोटीन आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लड प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो इसी में हम कहते हैं कि यहां पर एल्बुमिन की हम बात करते हैं। ये एल्बुमिन क्या करता है, तो ब्लड को यहां पर गाढ़ा बनाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। ये ब्लड को क्या करता है, गाढ़ा बनाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ग्लोबुलिन भी होता है ब्लड के प्रोटीन, और हम लोग यहां पर बात करेंगे तो ये हमारा ग्लोबुलिन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब ये जो ग्लोबुलिन हमारा होता है ये क्या करता है, ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये ब्लड में क्या करता है, तो कहेंगे ब्लड में एंटी बॉडी का निर्माण करता है, हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी कहने वाला रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। तो अगर रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, इसका मतलब मेरे भाई हम सीधा कह सकते हैं कि संक्रामक रोग से वो क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। तो सी का कहीं ना कहीं यहां पर हमारा टू हो जाएगा, तो सी का तो 2 हमारा मैचिंग हो गया। इसका मतलब बचा हमारा कौन, तो कहेंगे बी का 4। और हम कहेंगे एल्बुमिन जो ब्लड को गाढ़ा भी बनाता है, और साथ ही साथ हम कहेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या करता है, तो यह स्थापित करता है। हमारे ब्लड के अंदर जो प्रेशर होता है उसको भी ये बनाए रखता है, उसकी फ्लूइडिटी क्या करता है, उसको बनाए रखता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहां पर मेरे भाई अखंड ज्योति बैच भी हमारा पुराना बैच ये चल रहा है, लेकिन अभी न्यू बैच हमारे जो भी होंगे वो न्यू बैचेज हमारे इंजेक्शन बैच है। अखंड ज्योति बैच ये पुराना बैच है। न्यू बैचेज जो भी मिलेंगे वो इंजेक्शन बैच मिलेगा। अखंड ज्योति बैच में आपको कुछ चैप्टर निकल गया है, बाद बाकी जिनको भी नया बैच चाहिए वो इंजेक्शन बैच से जुड़ेंगे, और अखंड ज्योति बैच हमारा पुराना बैच यहां पर है। आगे चलते हैं, डायनेमो की हम बात करते हैं। मेरे भाई अगर हम डायनेमो की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो डायनेमो हमारा होता है ये हमारा क्या है, कहेंगे ये हमारा जनरेटर ही तो है। तो डायनेमो जिसको हम लोग कह रहे हैं ये जनरेटर ही हमारा होता है। तो डायनेमो हमारा कैसे करता है, कहेंगे डायनेमो क्या करता है, तो इसमें हम कहते हैं कि डायनेमो में मशीन से इसको हम लोग घुमाते हैं, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, तो कहेंगे ये हमारा यांत्रिक ऊर्जा को यहां पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, वही डायनेमो का काम होता है। लेकिन डायनेमो हमारा जिस प्रिंसिपल पे काम करता है ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है। ये किस पर काम करता है, तो याद रखिएगा ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पर ये आधारित होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना। फ्लेमिंग का कौन सा रूल होगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल की हम बात करते हैं, इसी पर हमारा डायनेमो काम करता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना। तो मेरे भाई ये एनर्जी कन्वर्जन का काम करता है, एनर्जी कन्वर्टर का काम करता है। तो हम लोग सीधा सीधा यहां पर देख रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की बात कर रहा है, तो दूसरा सोच ही नहीं सकते। तो हम लोग कहेंगे यहां पर जो डायनेमो हमारा होगा ये क्या करेगा, तो कहेंगे एनर्जी कन्वर्टर का काम करता है। और ये क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इस परिस्थिति में इसके नाम क्या हो जाएंगे मेरे भाई, तो डायनेमो हमारा क्या कहेगा, तो यहां पर एनर्जी कन्वर्टर का काम करता है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा एनर्जी कन्वर्टर हो गया, और सीधा सीधा हम कहेंगे एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है, ऊर्जा का कन्वर्टर करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो हमारे लिए यहां पर राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर काम करता है, फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम है उस पर ये हमारा काम करता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है ना, दायां हाथ के नियम पर यह आधारित होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसी में हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट हमें प्राप्त होता है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको किसी न किसी तरीके से याद रखना है। आगे चलते हैं, यहां पर मेरे भाई दे रखा है हीमोसाइटोमीटर की हम बात करते हैं। हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड से रिलेटेड हमारा ये टर्म है। तो मेरे भाई ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक इंस्ट्रूमेंट या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारा हीमोसाइटोमीटर हमारा होता है, इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं जैसे हमारे ब्लड के अंदर देखिएगा कि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स काउंट जो हम लोग गिनती करके बताते हैं कि आपका प्लेटलेट्स 1 लाख है कि 1.5 लाख है, अगर आप में डब्ल्यूबीसी इतना है, आरबीसी इतना है, इनका पता लगाने के लिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मेरे भाई आपको सीधा सीधा कहना है कि अगर हम लोग हीमोसाइटोमीटर की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम सीधा कहेंगे जो रक्त कोशिका हमारा होता है उस रक्त कोशिका की ये क्या करता है, तो कहेंगे गिनती करता है। तो रक्त कोशिका की गिनती करता है, इसका मतलब है मेरे भाई ब्लड सेल्स काउंट हमारा है।
ये क्या है? तो सीधा कहेंगे ये हमारा ब्लड सेल काउंट होता है, ये ब्लड सेल्स काउंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अगर ब्लड सेल्स काउंट की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे कि आरबीसी काउंट आप यहां पर देखते हैं, आरबीसी काउंट करते हैं, जैसे कि आप हम यहां पर कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी काउंट की अगर हम बात करते हैं, कितना डब्ल्यूबीसी, कितना आरबीसी की संख्या है। अगर हम यहां पर प्लेटलेट्स की अगर हम बात कर देते हैं तो मेरे भाई इन सभी चीजों को अगर आप देखेंगे तो इसकी जो गिनती अगर की जाती है तो हमारा किसके द्वारा? हीमोसाइटोमीटर। हीम का मतलब ही ब्लड होता है, ब्लड से रिलेटेड है इस बात को, जैसे हीमोग्लोबिन हमारा होता है। तो मेरे भाई यहां पर रक्त वाहिका का गिनती नहीं करेगा, रक्त कोशिका का गिनती करेगा। गलती भी मत कर देना, यहां पर रक्त वाहिका है, वाहिका का मतलब होता है ब्लड वेसल्स की बात करता है। यानी आप सीधा कह सकते हैं कि वो नस की कितनी गिनती करेगा, ये नस की गिनती नहीं करता है, ये मेरे भाई यहां पर रक्त कोशिका की गिनती करता है। इसलिए जल्दी जल्दी में रक्त वाहिका मत मार देना, क्योंकि रक्त वाहिका हमारा नहीं होगा, ब्लड वेसल्स नहीं होगा, एचबी हमारा नहीं होगा, हम लोग सीधा कहेंगे रक्त कोशिका की बात करेंगे। यहां पर ब्लड सेल्स की काउंटिंग करता है इस तरीके से। और ब्लड सेल्स हम लोग जानते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हमारा वगैरह मौजूद होता है, और ये सभी के सभी हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये किस फॉर्म में होते हैं? तो हमारे ब्लड में ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये चीज आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। आरबीसी काउंट की हम अगर बात करें तो इसको काउंट का पता लगाने के लिए हीमोसाइटोमीटर जो हमारा होता है उसी का इस्तेमाल करके हम लोग पता लगाते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई दे रखा है कि अगर आपको बोला गया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको चारों दे रखा है, तब कहता है मेरे भाई यहां पर आपका क्वेश्चन है, कहता है अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु तो जो नमूने लिए जाते हैं वो कौन सा नमूना लिया जाता है? तो आपने देखा होगा कि बहुत बार इस तरह का जो आपको न्यूज मिलता होगा देखने के लिए कि कहीं पर कोई भी अपराध अगर होता है उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं? तो ब्लड सेल्स काउंट भी हम लोग देखते हैं, और साथ ही साथ हेयर वगैरह का भी हम लोग क्या करते हैं? वहां पर चेक करते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई बोन सेल्स भी होता है, लार भी होता है, यानी कि ये सभी चीजों का क्या होता है? तो हम कहेंगे परीक्षण होता है। तो डीएनए परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इन सभी चीजों का डीएनए परीक्षण होगा। और आप लोग जानते होंगे मेरे भाई कि डीएनए परीक्षण के लिए हम लोग डीएनए टेस्ट हम लोग ये सारा चीज हम लोग करते हैं, तो उसमें 1 2 3 यानी ये भी होगा, ये भी इस्तेमाल होता है, ये भी इस्तेमाल होता है, और ये भी इस्तेमाल होता है। सभी में हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वगैरह सबका इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी चीजों का हम लोग काउंट वहां पर मिलाते हैं। इसका मतलब है कि डीएनए परीक्षण में हम सबका इस्तेमाल करेंगे तो 1 2 3 4 चारों हमारा होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ जाइए, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा वो आपके लिए राइट हो जाएगा। बताइए ये क्वेश्चंस कितनी बार हम कराएं आप लोगों को? तो ये तो क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, आपको मिलान करना और सही मिलान करना है। एक बात बताइए मेरे भाई कि जैसे कि हम ओवरी की बात करते हैं, अगर हम किसी फूल की बात करते हैं तो उस फूल में क्या होता है? मान लेते हैं कि जो उसकी ओवरी होती है और उसी के ओवरी को हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। हिंदी में ओवरी को क्या कहेंगे? तो यहां पर अंडाशय कहते हैं। और हमने आपको बोला है कि किसी फूल में हमारा क्या होता है कि ओवरी का जो कार्य होता है ये क्या करता है? कहेंगे ओवरी का जो कार्य है ये हमारा यहां पर कहेंगे फल का निर्माण करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किसका निर्माण करेगा? तो ये फल का निर्माण करता है। इसी तरीके से मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि उसी में ओव्यूल होता है, और ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम बीजांड कहते हैं। और जो बीजांड हमारा होता है इसके क्या कार्य हैं तो आपको बताना है। ये हमारा बीज का निर्माण करता है। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन आपको सारा पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये बीज का निर्माण करता है, इतना तो हमें पता चल गया। दूसरी बात मेरे भाई आप यहां पर ध्यान रखेंगे, जो मंड होता है, अगर हम मंड की बात करते हैं और मंड को ही हम स्टार्च कहते हैं, और आपको पता होगा कि प्लांट में मंड का स्टोरेज यानी स्टार्च का स्टोरेज हमारा कहां पर होता है? तो स्टार्च का जो स्टोरेज होता है वो कहां पर होता है? तो स्टार्च का जो स्टोरेज होता है, याद रखना मेरे भाई, ये जड़, तना, पत्ती में होता है। ये जड़ में होगा, तना में होगा, और कहां पे? तो कहेंगे यहां पर पत्ती की हम बात करते हैं, यहां पर हमारा स्टोरेज होता है। इस तरीके से हम लोग यहां पर कह सकते हैं स्टार्च का स्टोरेज हमारा कहां पे होता है? जड़, तना, पत्ती में होता है। और स्टार्च हमारा भोजन के रूप में स्टोर करता है प्लांट के अंदर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये हमारा भोजन के रूप में होता है। ये किस रूप में होता है? तो हम लोग सीधा कहेंगे ये भोजन के रूप में हमारा मौजूद होता है। उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? तो मिलान करेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने में एक और दे रखा है, जैसे कि हम लकड़ी की बात करते हैं, वुड की बात करते हैं। वुड कहने का मतलब जो लकड़ी जिससे हमारा बनता है। तो अगर हम लकड़ी की बात करते हैं मेरे भाई, ये ट्रंक से हमारा बनता है। ये किससे बनता है? क्योंकि ये हमारा ट्रंक से बनता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ट्रंक हमारा कौन सा पार्ट होता है? जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी प्लांट हमारा ऐसा प्लांट है और ये हमारा क्या कहेंगे? इस तरीके से हम कहेंगे ये हमारा जड़ है नीचे में, और इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा प्लांट होता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये वाला जो पोर्शन हमारा होता है जिससे लकड़ी तैयार होता है इसी को ट्रंक कहते हैं।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ट्रंक कहते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है इसी को ट्रंक कहा जाता है। इसी से हमारा लकड़ी तैयार होता है। तो 4 का 1, बी का 1, 4 ए का कहेंगे 4 मैच कर रहा, अगर ए का 4 है तो यहीं पर हमारा होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, आंसर यही हो जाएगा हमारा। और इस तरीके से आप मैच कर लीजिएगा, सारा आपका मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये मेरे भाई ये वाला जो होता है जिससे सिल निकलता है, इसमें लकड़ी की बात करते हैं। इसी के अंदर ना हम लोग देखते हैं कि बार्क होता है, इसी के अंदर ना हम लोग देखते हैं जाइलम फ्लेम होता है, इसी के अंदर ना हम लोग देखते हैं जो तना हमारा मोटा सा तना होता है, उसी के अंदर हमारा पीत होता है जो निर्जीव पार्ट होता है जिसको साल कहते हैं। उसके चारों तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारा बार्क होता है। जो हमारा ट्रंक का जो बाहरी आवरण होता है, इस ट्रंक का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग बार्क कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है कि पौधे व पेड़ में खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, बताइए तो किसी हरे पेड़ पौधे में कैसे खाना बनता है। तो हम लोग जानते हैं हरे पेड़ पौधे हमारे स्वपोषी होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करके ही खाना बनता है। तो इसमें सोचना क्या आंसर आप टिक आउट यहां से कर सकते हो, इसमें कोई सी दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग आसानी से यहां पर कर लेंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट हमारे क्या है तो असत्य हैं। परमाणु अविभाज्य कहने, हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि सबसे पहले जो एटम को बोला गया था, एटम को अविभाज्य बोला गया था। ये स्टेटमेंट किसका था, तो कहेंगे परमाणु अविभाज्य है ये स्टेटमेंट मेरे भाई डाल्टन का। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। परमाणु कैसा है, तो कहेंगे परमाणु हमारा अविभाज्य की अगर बात करते तो ये स्टेटमेंट जो हमारा दिया गया था वो किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि सर ये स्टेटमेंट हमारा किसका था, कहेंगे यहां पर डाल्टन साहब का ये स्टेटमेंट था। इसलिए ये बात आपको ध्यान रखना है। डाल्टन ने बोला था मेरे भाई परमाणु हमारा क्या है, तो पदार्थ के छोटे से छोटे कणों से मिलकर के बना है। तो पदार्थ तो बहुत सारे हैं, पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उससे यहां पर बोला कि पदार्थ के सबसे जो छोटे कण होते हैं उससे हमारा क्या बनता है, कहेंगे एटम बनता है। अब उससे छोटा कण नहीं हो सकता है, इसलिए परमाणु को अविभाज्य कह दिया गया था। बाद में इसकी थ्योरी जो थी वो जाकर के गलत साबित कर दिया गया था अदर साइंटिस्ट आकर के। उन्होंने एटम के अंदर निकाल दिया क्या, न्यूक्लियस, एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को खोज दिया। लेकिन मेरे भाई स्टेटमेंट जो डाल्टन का है वो हमारा स्टेटमेंट ये सही है कि डाल्टन ने ऐसा बोला था। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, इसीलिए स्टेटमेंट को हम लोग यहां पर सही कहेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद जो कण होता है वो क्या होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं किसी भी परमाणु के नाभिक में जो मौजूद कण होते हैं उसको हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। ये हमारा कौन होता है, तो कहेंगे इसके अंदर जो मौजूद कण होगा इसमें न्यूट्रॉन होता है और साथ में हम कहेंगे नाभिक में प्रोटॉन होता है और उसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यहां कह रहा है कि नाभिक में मौजूद कण जो होता है उसको द्रव्यमान हो, उसको कह रहा है कि नाभिक में मौजूद कण द्रव्यमान होता है। तो मेरे भाई ये कहना बिल्कुल गलत है कि नाभिक में मौजूद कण द्रव्यमान होता है, वो नहीं कहेंगे। नाभिक में जो मौजूद कण होंगे उसको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं, ये चीज कहना चाहिए था। इसलिए ये गलत है और इस बेसिस पर ये गलत आंसर आपको दे रहा है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने पर क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने पर ऋण आवेशित, परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने पर ऋण आवेशित हो। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक मिनट मेरे भाई इसको वेरीफाई करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा वेरीफाई करते हैं। इसमें तो पहला स्टेटमेंट हमारा चलिए सही है, और इस क्वेश्चन के जो आंसर्स आपको दे रखे हैं 19 नंबर क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा इसके आंसर्स को हम एक बार मिलाते हैं, इसका आंसर हमारा क्या दे रखा है। हाँ, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे, इसमें गलत आंसर से इसका दे रखा है, इसमें एक चीज आप सही कर लीजिएगा। परमाणु के नाभिक की अगर बात करता है तो मेरे भाई नाभिक में हमारा क्या होगा, कि नाभिक में हमारा न्यूट्रॉन होता है और नाभिक में हमारा प्रोटॉन होता है। तो इन दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कण का हमारा द्रव्यमान होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा, ये सही है, ये सही है। अगला हमारा दे रखा है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया, अगर परमाणु से इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो मेरे भाई निकलेगा तो उस पर हमारा धन आवेश आता है, ऋण आवेशित नहीं आता। इस बात को आप समझिए, ऋण आवेशित हमारा नहीं होगा। हम कहेंगे परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इससे क्या होगा, कहेंगे यहां पर पॉजिटिव आयंस आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इससे पॉजिटिव आयंस आता है, नेगेटिव नहीं आता है, इससे पॉजिटिव आयंस आता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो सी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, कहेंगे हमारा गलत है, तो सी को आंसर करना था, ये आपका हो जाएगा। ए गलत है, ए तो सूर्या जी सही है। हाँ C4 चलो हवेली पर, वाह, चलिए हवेली पर आपको भी लेके चलते हैं, घुमाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए मेरे भाई, कहता है कि एसनोफिल की बात करते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, ए बी रक्त समूह की बात करते हैं, और हमारा
प्रकुंचय की हम बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, ए बी जो ब्लड ग्रुप हमारा होता है वो कैसा होता है? हम लोग जानते हैं कि ए बी जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ए बी अगर ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा ए बी हमारा ब्लड ग्रुप होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो आप एक बात समझ लीजिए कि ब्लड ग्रुप हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हम ए बी की बात करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप हमारा ए बी है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग यहां पर सर्वग्राही के नाम से हम लोग जानते हैं, या फिर हम लोग कहेंगे यहां पर क्या होगा, तो कहेंगे हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल, हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर हम लोग इसको कहेंगे। ये हमारा यूनिवर्सल क्या कहलागा, तो कहेंगे यहां पर एक्सेप्टर कहलाता है। यानी इसको हिंदी में अगर कहिएगा तो इसको सर्वग्राही आप कहिए, इसको सर्वदाता नहीं कहेंगे, इसको सर्वग्राही कहते हैं। और इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप हमारा ओ की अगर बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर ओ है, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा को पता होगा कि ब्लड ग्रुप अगर ओ होता है तो इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यूनिवर्सल यहां पर डोनर कहते हैं। और डोनर कहने वाला दाता कहलाता है, देने वाला, यानी इसको हम लोग सर्वदाता के नाम से जानते हैं। ये हमारा सर्वदाता होता है। सर्वदाता में भी आपको ध्यान रखना है, ओ नेगेटिव होगा कि ओ पॉजिटिव होगा, तो आंसर याद करना है ओ नेगेटिव आपका सर्वदाता होता है। अगर ओ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है तो सीधा आप ओ के साथ जाएंगे। तो मेरे भाई यहां पर हम ए बी ब्लड ग्रुप हमारा क्या होता कहेंगे सर्वदाता, ये सर्वदाता नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ मेरे भाई। आप यहां पर कहेंगे सर्वग्राही कहलाता है, जो लेता है वो सबसे ले सकता है। सर्वग्राही का मतलब होता है सबसे ले सकता है, लेकिन देगा अगर देगा तो किसको देगा, तो ए बी को ही वो दे सकता है, इस बात को ध्यान है। तो सी का हमारा ट्रू मैच कर रहा था, सी का यहां भी ट्रू है, सी का हमारा यहां भी ट्रू है। इस तरीके से आगे चलते हैं मेरे भाई। मैंने आपको एक बात बताया था, याद कीजिए, और भी ऑप्शंस को हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम WBC की बात करते हैं, तो मेरे भाई WBC हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर ब्लड सेल्स काउंट्स होता है। और WBC क्या करता है, तो कहेंगे रोग प्रतिरोधी क्षमता को ये बढ़ाता है। आप ध्यान रखेंगे, सीधा सीधा जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होता है उसको बढ़ाता है। तो ये रोग प्रतिरोधी क्षमता को क्या करता है, तो कहेंगे यहां पर बढ़ाता है। और अगर रोग प्रतिरोधी क्षमता को अगर हमारा WBC बढ़ाता है तो WBC हमारा 5 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, तो हम सीधा कहेंगे ये हमारा 5 प्रकार का होता है। ये बात आपको ध्यान रखेंगे। तो अगर ये 5 प्रकार का हमारा होता है तो ये पांचों प्रकार हमारा क्या कहेंगे, इसी में हम कहते हैं कि मोनोसाइट्स हमारा होता है। इसी के अंदर अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा मोनोसाइट्स हो गया, और अगर हम बात करते हैं तो हमारा लिम्फोसाइट्स भी हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखते हैं, मोनोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, हम लोग यहां पर कहेंगे न्यूट्रोफिल्स की हम बात करते हैं, ये हमारा यहां पर न्यूट्रोफिल्स की हम बात कर लेते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे बेसोफिल्स की हम बात करते हैं, ये हमारा बेसोफिल्स हमारा हो गया। इसके साथ साथ मेरे भाई हम यहां पर एशनोफिल की बात करते हैं, जो कि आपको यहां पर दे रखा है। तो ये एशनोफिल्स की हम इतना बात कर लेते हैं। इसका मतलब मेरे भाई ये जो हमारा एसनोफिल यहां पर दे रखा है इसी का ना प्रकार है। तो जब इसी का प्रकार होगा तो एसनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, ये सभी हमारे WBC का प्रकार है। मतलब रोग प्रतिरोधी क्षमता को यही हमारे यहां पर क्या करेगा, तो बनाए रखता है। तो एसनोफिल हमारा रोग प्रतिरोधी क्षमता को अगर बनाए रखेगा तो इसका मतलब संक्रमण प्रतिरोधी हमारा हो जाएगा। और हम सीधा कहेंगे कि यहां पर सी ए का हमारा 3 मैच करेगा। और अगर ए का 3 मैच करेगा तो एक ही ऑप्शन में ए का 3 है, बाद बाकी ये सब हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर तो मेरे भाई ऐसे ही मिलान कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाद बाकी हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग लाल रुधिर कणिकाएं की बात करते हैं, जब आरबीसी की बात करते हैं, और हमारा यहां पर प्रकुंचय दे रखा है मेरे भाई, प्रकुंचय का मतलब होता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की हम बात करते हैं वो कहां पर होता है, तो हमारा कहेंगे हार्ट में ही हमारा होता है। हार्ट संकुचित करता है। आप जानते हो कि ब्लड को पंप करने के लिए संकुचित होगा, इस तरीके से होता है। तो हमारा प्रकुंचय जो हमारा होता है वो कहां पे, तो हम कहेंगे इसी के साथ मैच करेगा, तो डी का हमारा 4 हो जाएगा। बाद बाकी मेरे भाई लाल रुधिर कणिकाएं जो हमारा आरबीसी होता है, ये ब्लड के अंदर क्या करता है, CO2 और O2 का परिवहन करता है, और उसी परिवहन को अभिगमन कहा जाता है। तो अभिगमन किसका करेगा, तो O2 और CO2 का अभिगमन या O2 और CO2 का परिवहन, ये दोनों एक ही टर्म होता है, इसलिए हम आरबीसी को कहेंगे 1 के साथ यहां पर मैच कर जाएगा। आगे चलते हैं, आगे की कहानी को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि और अदिश राशि के संबंध में आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि भौतिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो भौतिक राशि में हमारा क्या आता है,
हम सभी लोग जानते हैं कि जो भौतिक राशि हमारा होता है हम उसी को भौतिक राशि कहते हैं जिसको हम नाप तोल सकते हैं, और अगर नाप तोल करके उसका अगर हम माप करके अगर हम उसका यूनिट अगर लिख पाते हैं तो वो हमारा एक भौतिक राशि होगा। जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, जिसको माप नहीं सकते हैं, जिसका यूनिट हम नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई, वो हमारा कभी भौतिक राशि हो नहीं सकता है। तो अगर हम भौतिक राशि की बात अगर करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम यहां पर भौतिक राशि की बात करेंगे तो मेरे भाई भौतिक राशि को डिफाइन करने के लिए दो तीन तरीके से हम लोग करते हैं। एक तो हमारा क्या होता है कि भौतिक राशि में हम लोग देखते हैं सबसे पहला चीज होता है कि हमारा फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग यहां पर शामिल करते हैं, ये हमारा भौतिक राशि होता है। फंडामेंटल यूनिट की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं तो हम यहां पर फंडामेंटल यूनिट की हम बात करते हैं, ये भौतिक राशि हमारा होता है जिसको आप कहते हैं आधारी मात्रक कहते हैं। और जो आधारी मात्रक होता है वो इसकी संख्या कितनी होती है तो इसकी संख्या 7 होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है मेरे भाई, इसके बाद हमारा आता है जिसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम यहां पर व्युत्पन्न मात्रक की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा व्युत्पन्न मात्रक होता है अगर हम इसकी बात अगर कर ले तो मेरे भाई व्युत्पन्न मात्रक हमारा जो होता है ये भी हमारा भौतिक राशि है। और तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो तीसरा हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं, तो मेरे भाई ये डिराइव्ड यूनिट, ये सप्लीमेंट्री यूनिट हमारा हो जाएगा। तो कहेंगे यहां पर हमारा जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट में भी आप देखते होंगे कि माप तोल करके आप यूनिट लिखते हैं, तो ये सब के सब भौतिक राशि है। इसके अलावे भी भौतिक राशि हमारा होता है मेरे भाई, तो कहेंगे अदिश राशि और सदिश राशि भी हमारा क्या तो कहेंगे भौतिक राशि है। एक तो अदिश राशि हमारा हो गया और साथ ही साथ हम कहेंगे कि सदिश राशि की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमारा एक भौतिक राशि होती है। और ऐसे में जो भी अदिश या सदिश होता है तो उसके भी यूनिट होते हैं और उसका भी हम मेजरमेंट करते हैं, इसलिए वो भी एक भौतिक राशि की कैटेगरी में आता है। भौतिक राशि हम उसी को कहते हैं जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसका हम यूनिट लिख पाएंगे। तो मेरे भाई एक बात बताइए, सदिश और अदिश हमारी कैसी राशि होगी, तो हम सीधा कहेंगे स्टेटमेंट सही बताना है तो कहेंगे सदिश और अदिश हमारा एक भौतिक राशि होगा, यानी कि दोनों के दोनों हमारी क्या होंगे तो यहां पर भौतिक मात्राएं होंगी। भौतिक राशि को ही भौतिक मात्रा कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अदिश राशि कह रहा है कि भौतिक होगा जबकि सदिश कह रहा है कि भौतिक नहीं होगा, ये तो बिल्कुल गलत है मेरे भाई। सदिश राशि भौतिक है जबकि अदिश राशि भौतिक नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो मेरे भाई ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भौतिक राशि में इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है और इन्हीं सभी बातों को आपको जानना चाहिए, क्योंकि सभी छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आना चाहिए। लेकिन फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितनी होती है तो 7 होती है, इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। लेकिन इसकी भी संख्या फिक्स है कि सप्लीमेंट्री यूनिट की संख्या कितनी होती है, कहेंगे 2 होता है, एक प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो हम लोग फंडामेंटल यूनिट का ही हेल्प करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी यूनिट को डिराइव्ड कर देते हैं, इसलिए इसका नाम डिराइव्ड यूनिट के नाम से इसको जानते हैं। तो जो डिराइव्ड यूनिट हमारा होता है उसकी संख्या कुछ नहीं आप कह सकते हैं, ये बहुत हो सकता है। तो डिराइव करना है, आप जिसको भी डिराइव करके यूनिट फाइंड आउट करते हैं वो हमारा डिराइव्ड यूनिट होता है, इस तरीके से हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं, अगला हम लोग यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विधियों में से किसमें पानी का उपयोग खाना पकाने के माध्यम के रूप में हम लोग करते हैं। अब मेरे भाई पानी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं खाना पकाने में, तो बताइए उबालना कोई खाना पकाना थोड़ी होता है। अगर हम लोग यहाँ पर सितरिंग करते हैं ये हमारा नहीं होगा, हम लोग कहेंगे स्टूइंग की बात करते हैं। आप कहते हैं ना कि हम मटन स्टू खाएंगे, मटन स्टू खाएंगे, चिकन स्टू खाएंगे। स्टूइंग का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल को पानी में डाल करके आप पकाते हैं तो उसी को स्टूइंग कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बस आप समझ लीजिए, काम आपका यहीं से बन जाएगा मेरे भाई। तो जो छोटा छोटा पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को आपको एकदम जानना चाहिए, और इस तरह के अगर छोटे छोटे पॉइंट आएंगे तो ये चीज आपको एकदम आना चाहिए। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है आपको मेरे भाई इस तरीके से आपको मिल जाता है और हम लोग यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है हमारा क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहां पर 24 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया और 23 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब रंगीन अक्षर पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर मेरे भाई कम उठा हुआ दिखाई देता है। एक बात बताइए मेरे भाई, डिस्पर्सन ऑफ लाइट तो आप पढ़ते ही हैं, जिसमें हम प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा ग्लास प्रिज्म होता है और इस ग्लास प्रिज्म पर मेरे भाई क्या करते हैं, तो सूरज की प्रकाश को गिराई जाती है और ये सूरज के प्रकाश ये सीधा नहीं निकल करके इसमें अपवर्तन हो जाता है और ये धीरे धीरे मुड़ने लगता है। सबसे ऊपर में जो कलर देखिएगा यहां पर तो आपको लाल कलर नजर आएगा और सबसे नीचे जो आप कलर देखिएगा तो ये आपको वायलेट कलर नीचे आता है। तो मेरे भाई इस तरीके से ये अपवर्तित हो जाता है, डेविएट कर जाता है। लेकिन इसीलिए
आपको ध्यान रखना है, आप पढ़ते होंगे कि VIBGYOR हमारा जो होता है जिसको हम विविग्योर कहते हैं, तो मेरे भाई इस आप कह सकते हैं ये जो कलर का समूह होता है, इस कलर के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये जो रंग का जो समूह होता है, इस रंग के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग यहां पर स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन मामला यह है कि ये V और R के बीच में कितने कलर होंगे, तो 5 कलर और मौजूद होंगे। इस तरह से विविग्योर हमारा लिखा जाता है। लेकिन इस विविग्योर को एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ण पट्टी के ऊपर इसको एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर रेड कलर होता है और यहां पर वायलेट कलर होता है। तो ये मेरे भाई एक वर्ण पट्टी हमारा होता है, और इस वर्ण पट्टी पर जब हम लोग इसको देखते हैं तो हम लोगों को यह पता चल जाता है कि लाल कलर ऊपर और हमारा वायलेट कलर नीचे है। आपको बोला गया है कि जो कांच की पट्टी रखी है, जिसको वर्ण पट्टी कहते हैं, कांच की पट्टी रखी हुई है, उस पे कह रहे कि अक्षर हमारा कम उठा हुआ प्रतीत होता है। कम उठा हुआ कहने का मतलब है मेरे भाई, आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि ये कम उठा हुआ, ये हमारा ज्यादा, इस तरीके से हम कहेंगे। इस तरह से डेविएशन हमारा कम उठा हुआ मतलब हमारा कहेंगे कम डेविएशन की बात करता है। समझना गौर से, कम उठा हुआ मतलब कम डेविएशन की बात करता है। कम डेविएशन किसका होगा, कहेंगे लाल कलर का होगा। तो डेविएशन मिनिमम जिसका होगा तो वो हमारा कम उठा हुआ है। इसलिए हम लोग यहां पर कहेंगे इस तरीके से हमारा कौन सा रंग हो जाएगा, तो कहेंगे लाल रंग हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे भाई जब कभी भी हमारे सामने में ये क्वेश्चन आता है कि साबुन का जो बुलबुला है या साबुन का जो झाग बनता है, और साबुन का अगर झाग की बात करते हैं, अगर साबुन का झाग चमकता है तो समझ लीजिए वो हमारा इंटरफेरेंस के कारण होता है, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। तो अगर झाग में चमत्कार रंग अगर आपको प्राप्त होता है, जैसे कि आप साबुन का बुलबुला देखे होंगे, और अगर वो चमकता है तो समझ लीजिएगा वो हमारा क्या होगा, तो कहेंगे व्यतिकरण हो जाएगा। परिक्षेपण नहीं होगा, परिक्षेपण नहीं होगा, व्यतिकरण हमारा होगा। और व्यतिकरण हमारा होगा तो कहेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण हमारा इंटरफेरेंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी होगा और साथ ही साथ हमारा व्यतिकरण भी होगा। लेकिन मुख्य घटना मेरे भाई इसके कारण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए करेंगे। आगे चलते हैं, ये सब मेरे भाई मिलान करना है, आप आसानी से बताइए। लाउड स्पीकर की बात करते हैं, तो जो लाउड स्पीकर होता है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो आप देखिएगा ध्वनि ऊर्जा क्रिएट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कहने मतलब ए का हमारा 3 मैच कर जाएगा। जब ए का 3 यहां पर मैच करेगा तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएगा और आंसर करेंगे बी। बाद बाकी और सब मिला लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से किन बहुलक का उपयोग हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनाने के लिए करते हैं। तो बुलेट प्रूफ बनाने के लिए मेरे भाई किसका इस्तेमाल करते हैं, तो केवलार तो हमारा सबसे ज्यादा फेमस एग्जांपल है। केवलार हमारा क्या, तो ये हमारा एक पॉलीमर होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ लेक्सोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग यहाँ पर गिप्टिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कहेंगे दो ही चीज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारा केवलार होता है, इसका परसेंटेज ज्यादा होता है, और लेक्सोन का भी यूज करते हैं। ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर पॉलीमर है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बुलेट प्रूफ बनाने में करते हैं। तो पहला और तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, और कहेंगे सी करेक्ट हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं। खाने पीने की जो चीजें होती है मेरे भाई, उसके परिरक्षण हेतु यानी कि प्रिजर्वेटिव के रूप में हम लोग कहते हैं। तो हम लोगों को यहां पर ध्यान रखना है मेरे भाई कि अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर फूड को क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव करने का काम करते हैं, तो फूड को अगर प्रिजर्वेटिव की अगर हम बात करते हैं, फूड के प्रिजर्वेटिव की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है प्रिजर्वेटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। और किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम कहेंगे यहां पर हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो केमिकल होगा उस केमिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग सोडियम बेंजोइट भी बोलते हैं, या फिर बेंजोइक एसिड आप कह लीजिए, तो ये भी हमारा इस्तेमाल होता है। तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे ये हमारा बेंजोइक एसिड की हम बात करेंगे। और बेंजोइक एसिड हमारा क्या होता है, यहां पर प्रिजर्वेटिव के रूप में हमारा काम करता है। सोडियम बेंजोइट भी हमारा इस्तेमाल होता है, तो हम लोग सीधा सीधा कहेंगे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एसिटिलीन तो मेरे भाई यहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। एसिटिलीन हमारा यहां पर क्या होता है, ज्वलनशील गैस होता है। और आप ध्यान रखेंगे ये कैसा गैस होगा, तो सीधा सीधा कहेंगे जो एसिटिलीन हमारा होता है ये ज्वलनशील गैस होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये कैसा गैस है, कहेंगे ये हमारा ज्वलनशील गैस होता है। और अगर हम एसिटिलीन की अगर हम बात करते हैं, इसी का गैस वेल्डिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ मेरे भाई फल को कृत्रिम तरीके से अगर पकाना है, किसको, तो फल वगैरह को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कहेंगे उसके लिए हम यहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O के रूप में हम लोग यहां पर देखते हैं।
चलिए आगे चलते हैं और अगला चीज हम लोग यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कपड़ा फैक्ट्री की हम बात करते हैं, यानी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री हमारा होता है या टेक्सटाइल जो हमारा फैक्ट्री होता है, इसके अंदर सांस लेने में लोगों को परेशानी होती है, तो अस्थमा वगैरह हो जाता है, दम्मा या तपेदिक हो जाएगा मेरे भाई। तो अस्थमा यानी कि दम्मा की बात करते हैं, तपेदिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, तो सांस लेने में परेशानी होता है। अब ये जो हमारा एस्बेस्टोसिस डिजीज जो होता है हमारा कहां पे होगा, तो कहेंगे जो एस्बेस्टस हमारा वो खादान होता है वहां पर हमारा होता है। सिलिकोसिस डिजीज जो होता है जहां पर सिलिका की हम बात करते हैं, उससे ये डिजीज हमारा सिलिकोसिस होता है। लेकिन याद रखिएगा दम्मा तपेदिक हमारा कहां पे, टेक्सटाइल फैक्ट्री जो कपड़ा उपड़ा जहां पे बनता है वहां पर सांस लेने में परेशानियां होती है और ये बीमारी। कौन सा जोड़ा जो हमारा समजात अंग को बताता है? समजात अंग में क्या होगा मेरे भाई, कहेंगे समजात अंग में क्या होता है, कार्य अलग अलग होता है लेकिन संरचना एक समान होता है। तो संरचना एक समान, कार्य अलग अलग होगा, तो वो कौन सा होगा? तो हम लोग कहेंगे जैसे कि चमगादड़ है और तितली है, उसके पंख की बात कीजिए, दोनों में पंख होता है, तो चमगादड़ में होता है और तितली में भी होता है। समजात अंग की अगर हम बात करेंगे तो हमारा कौन सा होगा? पक्षी और टिड्डी के पंख होते हैं, पक्षी के पंख और मछली के अंश पंख की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तो चमगादड़ और तितली के जो पंख होते हैं, यानी कि कार्ड जो हमारे होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई एक बार चेक करना पड़ेगा, इसमें कुछ लग रहा है कि ऑप्शंस में थोड़ा सा ये लग रहा है, इसको चेक करेंगे, रहने दीजिए। परपोषी कोशिका, पहले हम लोग इधर देख लेते हैं। परपोषी कोशिका कह रहा है, परपोषी कोशिका की बात हम लोग तो परपोषी है, परपोषी कोशिका में बाहरी डीएनए को अंतक्षेपित करने के लिए, बाहरी डीएनए को अंतक्षेपित करने के लिए जीनगन विधि की बात करते हैं, उसमें सूक्ष्म कण को किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो मेरे भाई जीन ट्रांसफर का नाम आप सुने होंगे कि जीन ट्रांसफर किया जाता है। अगर हम लोग यहां पर कहते हैं कि जीन ट्रांसफर की जब कभी भी बात आती है तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसके लिए सीधा सीधा कंसेप्ट है, जीन ट्रांसफर की जब कभी भी बात आती है तो जीन ट्रांसफर करने के लिए जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस धातु का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कौन होगा? तो कहेंगे यहां पर टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। कौन किसका इस्तेमाल करेंगे? तो टंगस्टन, जिसको हम लोग डब्लू दिखाते हैं, और साथ ही साथ हम गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, टंगस्टन और गोल्ड का। तो जब कभी भी जीन ट्रांसफर करने की बात आती है तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्शन में भाग लेता है, नहीं के बराबर लेता है, इसलिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन और गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ये धातु आप ध्यान रखेंगे। एक लाइन में कहानी सिंपल है। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण हमारा कहां पर होता है? तो मेरे भाई लिपिड और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कहां पर होगा? वो भी कोशिका झिल्ली बनाने की बात कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत होता है। तो अगर मेरे भाई यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करते हैं, इसी में हमारा क्या होता है? दो तरह का होता है, एक हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हमारा क्या होता है? इसी पर राइबोसोम होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इस पर राइबोसोम होता है, ये लाइन आपको ध्यान रखना है। और अगर राइबोसोम होगा तो जाहिर सी बात है ये प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, यहां से ये प्रोटीन का निर्माण करेगा, एक लाइन में इस बात को आप जान लीजिए। दूसरा बात है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करते थे मेरे भाई, ये किसका निर्माण करता है? ये लिपिड्स का निर्माण करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो लिपिड्स का अगर कोई निर्माण करता है तो सीधा सीधा हम कहेंगे लिपिड्स का निर्माण अगर करेगा तो हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। लेकिन इसी का तो ये दोनों पार्ट है, इसका मतलब मेरे भाई दोनों चीज का निर्माण हमारा यहीं पर होता है। तो अंतर द्रव्य जालिका की हम बात करेंगे और ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो हम सीधा कहेंगे शैवाल करता है। ये कौन करता है मेरे भाई? तो शैवाल करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो शैवाल होता है ना, ये भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, ब्लू ग्रीन अलगी वगैरह की बात करते हैं, शैवाल जो हमारा होता है, इस तरीके से हम कहेंगे यहां पर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, आधा कार्बन डाइऑक्साइड हमारा यही ग्रहण कर लेता है। आगे चलते हैं। अगला, द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा हमारा कितना गुना हो जाएगा? तो मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी हमारा फॉर्मूला होता है और हम कहते हैं कि ये हमारा हाफ mv² होता है। इसका चर्चा नहीं किया, इसको हटा देंगे, इसका चर्चा नहीं करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमारा द्रव्यमान के साथ में क्या? तो ये समानुपाती हो जाएगा। तो मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी में अगर कहेंगे द्रव्यमान को अगर 2 गुना करेंगे, अगर हम इसको 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चूंकि ये समानुपाती में है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? तो कहेंगे ये भी हमारा 2 गुना ही रह जाएगा, यानी कहने का मतलब ये 2 गुना हो जाएगा और सीधा सीधा आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस मेरे भाई जेनॉन को कहते हैं। जहां जेनॉन आपको दे रखा है वही होगा, क्योंकि जेनॉन हमारा थोड़ा सा अविक्रियाशील होता है, जो कि हमारा XCF4 का निर्माण करता है, यानी XCF2 का निर्माण कर लेता है, इसलिए इसमें थोड़ा रिएक्टिव पावर होता है, इसलिए इसको स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ज्वार पैदा अगर होता है मेरे भाई, ज्वार भाटा का नाम आप सुने होंगे, तो जब कभी भी आपको ज्वार की अगर बात करता है या ज्वार भाटा की बात करता है, तो आप एक लाइन में जान लीजिए कि जब कभी भी ज्वार भाटा का कंसेप्ट निकल करके आता है, तो ज्वार भाटा तो पानी में होता है, तो ज्वार का मतलब पानी का लेयर ऊपर उठना, भाटा का मतलब पानी नीचे जाना। तो ये किसके कारण होता है? इसका अगर काउज अगर पूछेगा, तो कोई भी अगर इसका काउज पूछता है तो आप सीधा कहेंगे इसमें हमारा क्या होगा, कहेंगे दो चीज का इफेक्ट हमारा होता है। एक तो हम सीधा कहेंगे ग्रेविटेशनल पुल की हम बात करते हैं, एक हमारा क्या बात कहेंगे यहां पर ग्रेविटेशनल पुल की हम बात करेंगे। और ग्रेविटेशनल पुल हमारा कहां पर होगा, तो ये ग्रेविटेशनल जो पुल हमारा होता है ये सन और मून के बीच की बात करते हैं। तो मेरे भाई सन और मून के बीच में हमारा ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो वहां पर हम लोग सीधा सीधा कहते हैं कि ये चीज देखने को मिलता है ज्वार भाटा। तो आपको सीधा सीधा कहना है कि ग्रेविटेशनल पुल जो हमारा होता है वो हमारा कहां होगा, तो कहेंगे मून एंड सन के बीच में होता है। तो याद रखना ये कहां पर होगा, तो सन एंड मून के बीच में हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखें, सन एंड मून के बीच में हमारा होता है। दूसरी बात ध्यान रखना है मेरे भाई कि कभी ये अंदर जाएगा तो कभी ये बाहर आ निकलता है, इसका मतलब है उसमें लाइन में ही एक फोर्स काम करता है, जिसको हम कहेंगे केंद्र की तरफ लगा तो केंद्र के बाहर भी एक बल लगेगा, तो हम कहेंगे इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स हमारा होता है इसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो बाहर की तरफ बल लगता है। ये हमारा अपकेंद्रीय बल होता है जो बाहर की तरफ बल लगता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ग्रेविटेशनल पुल के साथ में सेंट्रीफ्यूगल हमारा हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण तो हमारा खिंचाव होगा ही होगा, और साथ ही साथ केंद्र त्यागी बल होगा। केंद्र त्यागी बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसको हम लोग सेंट्रीपिटल नहीं कहेंगे, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और यही उसके बीच में काम करता है। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग संपर्क विधि का इस्तेमाल करते हैं, और संपर्क विधि हमारा होता है इसमें हम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जब कभी भी हम H2SO4 का निर्माण करते हैं, किस विधि से बनाएंगे, तो संपर्क विधि। और इसमें हम कहेंगे जो उत्प्रेरक हम यूज करते हैं वो हमारा प्लेटिनम के रूप में हमारा इस्तेमाल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम विशिष्ट उष्मा की बात करते हैं मेरे भाई। विशिष्ट उष्मा का संबंध कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो विशिष्ट उष्मा जो हमारा होता है ये उष्मा अवशोषण करने की क्षमता को बताता है, और जिसका विशिष्ट उष्मा अधिक होगा उसमें उष्मा अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे पानी है, पानी का उष्मा अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा होता है। और अगर इसकी बात अगर हम करते तो ये कहां पर देखने को मिलता है, जब हम पानी को गर्म करते तो उसका तापमान बढ़ जाता है, जब तापमान में परिवर्तन आता तो वहां पर विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट निकल करके आ जाता है। आपको ध्यान रखना है कि तापमान में परिवर्तन अगर जहां कहीं भी होता है, तो जहां भी तापमान में परिवर्तन होगा वहीं पर विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट निकल करके आता है, वहीं पर विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट हमारा काम करता है, विशिष्ट उष्मा का कंसेप्ट हमारा काम करता है। और वहीं पर हम फॉर्मूला लगाते हैं Q बराबर ms डेल्टा टी का, जहां पर विशिष्ट उष्मा की अगर हम बात करते हैं इसको हम लोग स्मॉल s से दिखाते हैं, और हम लोगों को इसी का यूनिट पूछ लिया गया। तो s बराबर हम कहेंगे Q अपन में m डेल्टा टी हमारा हो जाएगा, और हम कहेंगे Q हमारा उष्मा है इसलिए यूनिट हमारा जूल में होगा, और नीचे में द्रव्यमान है तो कहेंगे यहां पर kg हो जाएगा द्रव्यमान के लिए, और तापमान में अंतर को मेरे भाई केल्विन में लिखिए कि डिग्री सेल्सियस में लिखिए, दोनों हमारा चलेगा। तो जूल पर kg केल्विन इसका यहां पर यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही नहीं है। सबसे पहले देखिए विशिष्ट उष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता नहीं करता। हम आपको बोल रहे हैं, बार बार ये बात बोल रहे हैं कि अलग अलग पदार्थ के लिए विशिष्ट उष्मा का मान अलग अलग होता है, और जिस पदार्थ का विशिष्ट उष्मा अधिक होगा उसमें उष्मा अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है। तो जब पानी है और कोई अलग पदार्थ है तो उसमें उष्मा अवशोषण करने की क्षमता अलग होगी। हमारे पास लोहा है, हमारे पास पीतल है, तो दोनों की उष्मा अवशोषण करने की क्षमता अलग होगी, इसलिए दोनों की विशिष्ट उष्मा अधिक अधिक अलग अलग होती है। इसलिए विशिष्ट उष्मा जो होता है हमारा प्रकृति पर निर्भर करता है, ये कहता है कि नहीं कर रहा है। ये तो मेरे भाई यहां पर एकदम गलत बोल रहा है कि नहीं करता, जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। हम कहते हैं कि विशिष्ट उष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता, अलग अलग पदार्थ के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट हमारा गलत दे दिया है। आगे कहता है कि किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमान की विशिष्ट उष्मा समान होती है। मैंने ये बोला मेरे भाई कि पदार्थ अगर समान होगा तो हम कहेंगे विशिष्ट उष्मा भी समान होगा। चाहे मान लेते हैं कि पानी है, पानी 1 लीटर रहे कि पानी 1000 लीटर रहे, अगर पानी एक समान है तो कहेंगे विशिष्ट उष्मा भी एक समान होगा, चाहे 1 लीटर रहे कि चाहे 1000 लीटर रहे, उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे भाई विशिष्ट उष्मा केवल और केवल प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ कैसा है। पदार्थ एक समान तो हम कहेंगे विशिष्ट उष्मा भी एक समान होगा, चाहे द्रव्यमान कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो विभिन्न द्रव्यमान भी अगर होगा उसकी भी विशिष्ट
सुषमा एक समान हो जाएगी चूंकि पदार्थ एक समान है। इस तरीके से हम लोग कहेंगे ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ये सही है। कह रहे इसका मात्रक हमारा जूल पर केजी केल्विन होता है। जूल पर केजी केल्विन को अगर लिखिएगा तो जूल पर केजी और हमारा यहां पर केल्विन है, और जूल पर केजी केल्विन आप यहां पर देखिए जूल पर केजी केल्विन हमने लिखा भी है। इसका मतलब मेरे भाई ये स्टेटमेंट भी हमारा यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर राइट है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट, ये भी सही कहे हमारा, ये हमारा गलत हो गया, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहां पर गलत था, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जीनियस ग्लैंड्स, जो जीनियस ग्लैंड्स कुछ कह रहे हैं, बायोलॉजी के जो कंटेंट्स है ना हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। आप जहां जिस बैच में पढ़ रहे हैं आप उस बैच में पढ़ते रहिए, हम आपको सब कुछ करेंगे और पूरा सपोर्ट के साथ पढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, चार्ल्स लॉ की बात करते हैं, वोगाड्रोज लॉ की बात करते हैं। मेरे भाई जितने भी हम लोग पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वोगाड्रोज लॉ या फिर हम लोग गेल लॉ की बात करते हैं, ये सभी के सभी हमारे गैसों के नियम होता है, और गैस के नियम हमारा आदर्श गैस के लिए लागू होता है। ये किस पर हमारा वैलिड होता है, कहेंगे आदर्श गैस के लिए हमारा वैलिड होता है। एक लाइन में कहानी सिंपल है, तो बताइए हम लोग सीधा सीधा कहेंगे ये हमारा आदर्श गैस के नियम होंगे, और एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जो लोग अखंड ज्योति बैच में पढ़ता होगा वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत किया होगा, क्योंकि मैंने वो बात बताया भी था। ठीक है, और ग्राम का जो विसरण नियम हमारा होता है, ये विसरण नियम हमारा गैस के लिए होता है। सबसे ज्यादा विसरण अगर हमारा डिफ्यूजन होता है तो गैस में ही होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आज का मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन जो होता है वो हमारा तो 60 से 70%, आप इसको 60 से 70% आप कर लीजिए, यानी कि इसकी अगर हम बात करते हैं ये हमारा 60 से 70% तो हमारा प्रोटीन ही होता है, लेकिन इसके अलावे भी हमारे सामने होता है आरएनए, तो हमारा बहुत कम परसेंटेज में 5% होगा, और लिपिड्स हमारा 25 से 30% होता है। ये आरएनए हमारा होगा तो ये 5% के आसपास होता है, और डीएनए मेरे भाई बहुत ही कम होता है, ये तो लिस्ट हमारा होता है, ये सबसे कम होता है, लिस्ट मात्रा में हमारा होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन की मात्रा हमारा क्या होता है, क्योंकि यहां पर हमारा रासायनिक मोटे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है, एनर्जी का निर्माण होता है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो मेरे भाई आज का जो ये डिस्कशन आपका यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।